बंगालियों ने पाकिस्तानी सेना की पैंट उतारी थी। हम पश्तून और बलूच उनके जबड़े तोड़ देंगे। अगर पाकिस्तानी सेना आपके घर में घुसती है तो उनके पैर तोड़ दो। उनकी पैंट अभी भी बांग्लादेश में है। मंजूर पश्तीन, फाउंडर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की एक बड़ी कम्युनिटी के मन में अपने ही देश की सरकार और सेना के प्रति नफरत भर गई है। ये नफरत और गुस्सा आज पाकिस्तान के लगभग सभी प्रोविंसेस में आग की तरह फैल रही है। कुछ दिन पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों ने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 5 पश्तूनों की जान चली गई। सरकार ने पश्तूनों के हक के लिए लड़ने वाली संस्था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर बैन लगा दिया। लेकिन अब पानी सर से इतना ऊपर निकल गया है कि पश्तून बेखौफ पाकिस्तानी आर्मी और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। दोस्तों, इस तरह के विरोध प्रदर्शन ये दिखाते हैं कि दशकों से ह्यूमिलिएट हो रहे पश्तूनों के सब्र का बांध अब टूट गया है। इसलिए उन्होंने आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनके टेररिस्ट प्रॉक्सीज को 60 दिन के भीतर खैबर पख्तूनख्वा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। विरोध की ऐसी चिंगारी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी देखी जा रही है। कुछ टाइम पहले सिंध में भी सिंध बनेगा सिंधुदेश जैसे नारे लगे थे। पाकिस्तान आर्मी की ब्रूटैलिटी और सरकार के भेदभाव से तंग आकर पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी पिछले कई सालों से सड़कों पर हैं। और इन सभी को अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे तो पाकिस्तान के सभी प्रोविंसेस आज बांग्लादेश की राह पर चलते हुए पंजाब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों पंजाब पाकिस्तान के खिलाफ बाकी सभी प्रोविंसेस में नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे इस कंटेंट से वैल्यू मिलती है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान मेनली 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ज्यादातर बलूच पॉपुलेशन रहती है, जबकि कुछ एरिया में पश्तून भी रहते हैं। ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा पश्तून, सिंध में सिंधीज एंड मुहाजिर और पंजाब डोमिनेटेड है पंजाबीज के द्वारा। इन सभी प्रोविंसेस में पंजाब सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि पंजाब अकेले दम पर इतना डेवलप हुआ। दोस्तों, इसके डेवलपमेंट में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कमाई लगी। खैबर पख्तूनख्वा के केस से समझे तो यहाँ के पश्तून्स पिछले 40 सालों से युद्ध की मार झेल रहे हैं। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए यहाँ ऑपरेशन शुरू किया। इसमें पाकिस्तान सरकार ने पूरा सपोर्ट दिया। इस जियोपॉलिटिकल गेम में पाकिस्तान को अरबों डॉलर की फंडिंग मिली, जिसकी कीमत पश्तूनों ने अपनी जान देकर चुकाई। पर इस फंडिंग का ज्यादातर इस्तेमाल पंजाब की तरक्की में हुआ। ये वाक़या है मकीन का। वहाँ पर ड्रोन हमला हुआ था। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो टुकड़े नज़र आ रहे थे, हाथों के, पाँव के और लाशों के। अपनी जान बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे बाप शायद तुम क्यों जिंदा है, तुम भी मर जाओ। अगर हम उसी दिन मर जाते तो बहुत अच्छी बात होती। बस में हम इसमें ये अफसोस करते कि काश मैं भी उसमें शहीद होता। अभी इस जिंदगी से तो मरना चाहे। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने अपने फायदे के लिए यहाँ पर कट्टरपंथी मदरसे खोल और लोगों को हथियार बांटकर आर्म्ड इंसर्जेंसी के लिए ट्रेनिंग दी। इसी के चलते कई आतंकवादी समूह पाकिस्तानी सेना के प्रॉक्सी बन गए। और आज भी जब पश्तून अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो आर्मी अपने टेररिस्ट प्रॉक्सीज के सपोर्ट से उन्हें दबा देती है। पश्तूनों के साथ किए गए ऐसे व्यवहार ने ही सेना के खिलाफ नफरत को जन्म दिया है। वो आज अपने हक की लड़ाई के लिए मिलिटेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए भी पाकिस्तानी सेना ने कई ब्रूटल ऑपरेशंस लॉन्च किए, जिससे 37 लाख से ज्यादा पश्तून बेघर हो गए। 2000 से लेकर के 2024 के बीच पाकिस्तान में आतंकवाद के चलते जो 68,691 मौतें हुई हैं, उनमें से 75% मौतें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रहने वाले पश्तून लोगों की हुई हैं। इस रीजन में पॉवर्टी 27% तक बढ़ गई है। स्कूल्स एंड हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज पूरे तरीके से डैमेज हो गई और लगभग 5000 लोग अभी भी लापता है। दोस्तों, पश्तूनों के आंदोलन के पीछे उनके लीडर मंजूर पश्तीन का न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे पता चलता है कि पश्तूनों की लड़ाई सिर्फ उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं, बल्कि उनके सम्मान की भी लड़ाई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पश्तूनों के इस आंदोलन का एक और कारण यह भी है कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ रेशियल प्रोफाइलिंग बहुत ज्यादा है। आप इसको कराची में हुई नकीबुल्लाह महसूद की किलिंग से भी समझ सकते हैं
कि कैसे पश्तूनों को सिर्फ उनकी रेशियल आइडेंटिटी की वजह से मार दिया जाता है। जब भी पश्तून खैबर पख्तूनख्वा से निकल करके मेनलैंड में बसने की कोशिश करते हैं तो उनको सेटल नहीं होने दिया जाता। यूथ्स को किडनैप कर गायब कर दिया जाता है। टेररिज्म के इल्जाम में कई बार उनको मारा भी गया है, या 9/11 के बाद तो उन्हें एज ए क्रिमिनल भी यूएस को कई बार बेच दिया गया है। इन सभी चैलेंजेस के अलावा खैबर पख्तूनख्वा को डेवलपमेंट बजट में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या यहाँ पर बरकरार है। यहाँ के लोगों को इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में सही मौके नहीं मिल रहे। दोस्तों, अब आप इन सब से समझ सकते हैं कि क्यों पश्तून पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने देश को चला रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ब्रिटेन के कॉलोनियल रूल की याद दिलाता है, जिसने कभी भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर खुद को मजबूत बनाया। ठीक वैसे ही पाकिस्तान भी आज अपने अलग अलग प्रोविंसेस के रिसोर्सेज को यूज कर पंजाब को रिच बना रहा है। पर क्या सिर्फ एक कोई कोइंसिडेंस है या कोई डीपर स्ट्रेटजी? आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान की इतनी बदतर हालत होने के बावजूद भी पंजाबी एलिट्स हमेशा से अमीर क्यों रहे हैं? देखिए, इसका पहला कारण है पंजाबी डोमिनेशन। पाकिस्तान के एक राष्ट्र बनने के बाद से ही पंजाबियों का कंट्रोल पाकिस्तान पर ज्यादा रहा है। फिर चाहे यहाँ की आर्मी हो, पॉलिटिकल पावर हो या यहाँ के रिसोर्सेज हो, सब इन्हीं के अंडर है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें पंजाबी एलिट्स ने पावर और रिसोर्सेज का इतना स्मार्टली इस्तेमाल किया है कि उन्हें हमेशा से इसका फायदा हुआ है, जबकि बाकी प्रोविंसेस स्ट्रगल करते रहे। जब तक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान साथ थे तब तक 70% बजट अकेले वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर खर्च होता था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में टोटल पाकिस्तानी पॉपुलेशन की सिर्फ 45% ही आबादी रहती थी। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान, जहां टोटल पाकिस्तानी पॉपुलेशन की 55% आबादी रहती थी, वहां के लिए सिर्फ 30% बजट को एलोकेट किया जाता था। वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अक्सर कहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट और डिफेंस वेस्ट पाकिस्तान पर असलियत ये थी दोस्तों कि वेस्ट पाकिस्तान की ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईस्ट पाकिस्तान पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी। लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का फैसला किया तो एक शॉकिंग डेटा जो निकल करके सामने आया वो ये आया कि वेस्ट पाकिस्तानीज ईस्ट पाकिस्तानीज से 72% ज़्यादा अमीर थे और उनमें सबसे ज़्यादा पंजाबी एलिट्स ही थे। दूसरा बड़ा कारण है इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। पंजाब के आगे पाकिस्तान सरकार ने अपने बाकी सभी प्रोविंसेस को बहुत ही इनइक्वल तरीके से ट्रीट किया है और इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल हम खैबर पख्तूनख्वा के केस से देख सकते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया था, जिससे इस मुल्क के बनने के महज 24 साल के बाद ही यहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि एक बार जब शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान आए तो उन्होंने इस्लामाबाद शहर की चकाचौंध को देख करके कहा था, आई स्मेल द जूट फील्ड्स ऑफ चिट्टगांव, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को भी पाकिस्तान को डेवलपमेंट करने के लिए यूज किया जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब 1970 के जनरल इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के पीएम इलेक्ट हुए तो वेस्ट पाकिस्तान के रूलिंग पंजाबी एलिट्स ने न सिर्फ इसको मानने से इनकार किया बल्कि बंगालियों को इन्फीरियर समझते हुए एक आर्मी ऑफिसर ने यह तक कह दिया था कि हम इन ब्लैक बास्टर्स को हमारे ऊपर शासन नहीं करने देंगे। यानी कि पंजाबी मुस्लिम्स के मन में बंगाली मुस्लिम्स के लिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितनी ज़्यादा थी, आप इसको इसी से समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के पंजाबी एलिट्स शुरुआत से कॉलोनियल माइंडसेट से अपने देश को चला रहे हैं, जिसकी वजह से सारी वेल्थ और पावर इन्हीं के हाथों में है और ये पाकिस्तान के इतने क्राइसिस में होने के बावजूद भी बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आप ये सेम चीज़ बलूचिस्तान, सिंध एंड पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में भी देख सकते हैं। तो आइए अब इनको भी एक एक करके डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एक्सट्रैक्टिव नेचर ने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर बलूचों का कम पंजाबियों को ज़्यादा अधिकार दिया और स्पेन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सुई गैस रिजर्व्स है जो है तो बलूचिस्तान में, लेकिन इसकी सप्लाई सिर्फ कराची और पंजाब के लोगों को होती है। आप सोचिए 90% नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाला बलूचिस्तान, जिसका कंजम्पशन सिर्फ 2% है, खुद उन्हीं के लोगों को गैस नहीं मिल पा रही। ऐसे यहाँ के फिशरमैन जो मछलियाँ पकड़ते हैं उन्हें कराची में प्रोसेस किया जाता है, जिससे उन्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी लगभग यही हाल है। यानी कि कुल मिलाकर के बलूचिस्तान की हालत को पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा बना दिया है कि अभी भी वहाँ के लोग 18th सेंचुरी की तरह रहने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, ऐसे ही ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट भी बलूचिस्तान को कॉलोनाइज करने का एक षड्यंत्र है और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट को अगले 40 सालों के लिए चाइना को एग्रीमेंट के तहत हैंड ओवर किया गया। इसका मतलब यह है कि
2048 तक बलूचिस्तान को यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी थी भी, उसमें ज़्यादातर पंजाबी एंड सिंधी इंजीनियर्स को रिक्रूट कर दिया गया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि एजुकेटेड बलूच लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सरदार अख्तर मेंगल ने भी इस इशू को हाईलाइट करते हुए कहा है कि ग्वादर पोर्ट पर कंट्रोल किए बिना बलूच कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। यानी कि इस प्रोविंस में असल में चाइना को बेचा जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी इस पूरे प्रोसेस में बलूचों की आवाज़ को दबा दे रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट बलूच डेमोग्राफी को भी बदल देगा, क्योंकि यहाँ इसकी वजह से नॉन बलूच और चाइनीज़ लोगों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हमने कराची में देखा था, जहाँ अब सिर्फ 10% लोगों के बीच सिंधी बोली जा रही है। दोस्तों, और यही वजह है कि आपने खबरों में देखा होगा कि BLA आर्मी ने इस प्रोजेक्ट में शामिल चाइनीज इंजीनियर्स को कई बार निशाना बनाया है। सिंध के मामले में देखें तो यहाँ के रिसोर्सेज को पार्टीशन के बाद से मुहाजिरों और पंजाबियों ने एक्सप्लॉइट किया है। सिंध पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू में 63% का कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन देश को चलाने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर पंजाब के पास है, जहां आर्मी में 65% पंजाबीज ही हैं। इसका एक और एग्जाम्पल यह कि उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज घोषित करके सिंधी भाषा और संस्कृति का एक तरीके से गला घोंटने का काम किया गया है। 1970 के दशक से ही GM सैयद और पीर अली मोहम्मद राशिदी जैसे नेता सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिंध देश की मांग करने वाले ज़्यादातर नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया है या उन्हें मार दिया गया है। यहाँ रहने वाले हिंदू और दलित भी बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी फोर्सफुली सिंध के लोगों को उनके घरों से निकालकर उनकी ज़मीनों और घरों पर कब्जा कर ले रही है। यही हाल यहाँ के रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, गैस, कोल और आइलैंड्स के साथ भी देखने को मिल रहा है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को यूज करने की खुली छूट दे रखी है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल पाकिस्तान द्वारा पास किया गया आइलैंड डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस है। दोस्तों, इसके मुताबिक अगर सरकार कराची पोर्ट के पास स्थित सिंध के किसी भी आइलैंड या लैंड को एक्वायर कर लेती है तो उस पर सिंध प्रांत का कोई भी अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार चाहे तो उसे बेच भी सकती है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर इस टाइम चाइना ही है, जिसे वो कभी भी बेचकर सिंध के लोगों को भी चाइनीज स्लेव बना सकती है। दोस्तों, POK के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। रिसेंटली ऐसे कई वीडियो सामने आए जहां लोकल्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर भारत के साथ मर्जर की मांग कर रहे हैं, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें पाकिस्तान सरकार ने हमेशा से सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया है। आप देखेंगे तो आज भी गिलगिट बाल्टिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं है। यहाँ के लोग नेशनल इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकते, और तो और पाकिस्तान सरकार की पुअर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। यहाँ के रिसोर्सेज को पाकिस्तानी आर्मी, पॉलिटिशियंस और चाइना मिल करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ की टूरिज्म से जो रेवेन्यू पाकिस्तान सरकार अर्न करती है वो लोकल्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। साथ ही इस एरिया पर पाकिस्तान का भी कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी गिलगिट बाल्टिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद शख्सगाम वैली को एज अ गिफ्ट पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। यही वैली पाकिस्तान में सीपेक कॉरिडोर के लिए गेटवे बनती है, और लोकल्स इसका शुरुआत से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चीन द्वारा बनाए जा रहे मेगा डैम्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, यूरेनियम और हैवी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से एनवायरनमेंट पर काफ़ी असर पड़ा है, जिसे यहाँ के लोकल्स ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी आर्मी के डर से फेस कर रहे हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी किसी भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड नहीं है कि जैसे भी चाहे अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी सम्मान नहीं करती, जो ये साफ कर देता है कि पाकिस्तान में असली सरकार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सेना है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जनतंत्र की बातें महज एक दिखावा है, क्योंकि असली रूलर तो सेना ही है, जिसमें हमेशा से पंजाबियों का डोमिनेंस सबसे ज्यादा रहा है और ये अपने ही फेवर में फैसले लेते रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के ब्रूटल यूज को अगर हम ईस्ट पाकिस्तान के केस से समझने की कोशिश करें तो नाजीज द्वारा किए गए एंटी ज्यूज हॉलोकॉस्ट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड 1971 का बंगाली जेनोसाइड ही था, जिसमें बंगालीज के फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही देश की महिलाओं का मास रेप किया, ढाका की सड़कों पर टैंक्स उतार दिए। बंगाली मुस्लिम्स जो कभी पाकिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया। एंड ये दिखाता है कि ये तभी हो सकता है जब कोई देश अपने ही लोगों को विदेश का नागरिक समझे। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो शायद पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां एक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के खिलाफ फॉरेन टारगेटिंग को अप्रूव कर देती है। वॉर ऑन टेरर के दौरान मुशर्रफ गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा रीजन में टेररिस्ट के खिलाफ
अमेरिकन ड्रोन अटैक्स को अप्रूव किया, जिससे हजारों सिविलियंस मारे गए। अपने देश में हजारों पश्तूनों को रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। यानी कि कॉलोनियल ब्रिटेन की तरह पाकिस्तान ने पश्तून्स का यूज अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के लिए फुट सोल्जर्स की तरह किया। I will have to agree that drone attacks do target militants. That may be the positive of it. We do want to target militants. But the negative are two. One, indiscriminate, therefore collateral damage. दोस्तों, तालिबान के उदय में पाकिस्तानी आर्मी ने भरपूर सहयोग दिया। फिर से बने तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि ये खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों को बेखौफ तरीके से निशाना बना रहे थे। लेकिन जब टीटीपी ने कराची और आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया तो मजबूरन पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना पड़ा। आज भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी अपनी ब्रूटलिटी के हर हथकंडे को आजमा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की ब्रूटलिटी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इनकी आवाज़ को शांत करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर सेना को तैनात किया गया है। साल 2006 में पीएम परवेज़ मुशर्रफ के कैंपेन के दौरान हर 36 बलूच पर एक सोल्जर को तैनात किया गया था। प्रेजेंटली यहाँ पर 4 कैंटोनमेंट्स के साथ 59 पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, जो पंजाबी डोमिनेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बलूच लैंड पर उनके कंट्रोल को शो करता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि साल 2009 से 2013 के दौरान बलूचिस्तान प्रोविंस में किल एंड डम की स्टेट पॉलिसी थी, जिससे इन फोर्सेस के लिए आज भी एब्डक्शन, ब्रूटल टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग काफी आम है। यहाँ सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस एक बड़ा मुद्दा है, जिसके खिलाफ महरंग बलूच का साल 2006 से चल रहा आंदोलन एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे ही मोहम्मद अनवर बलूच के बेटे का एक केस भी इस इश्यू को हाईलाइट करता है, जिसमें उनके बेटे को पहले किडनैप कर टॉर्चर किया गया और बाद में उसकी भी बॉडी वहीं मिली जहां बलूच जर्नलिस्ट रज़ाक की बॉडी को डंप किया गया था। यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान आर्मी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स को भी ब्रूटलाइज और ह्यूमिलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दोस्तों, पाकिस्तान में इस तरह के हालात से लगभग सभी प्रोविंसेस में सब नेशनल मूवमेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये फैक्टर्स एक तरीके से पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी और फ्रेजाइल सिचुएशन की ओर ले जा रहे हैं। तालिबान के पावर में आने के बाद टीटीपी एक बार फिर से एक्टिव है। इसके अटैक्स की इंटेंसिटी और स्केल में इतना इजाफा हुआ है कि 2023 पाकिस्तानी पुलिस और मिलिट्री के लिए पिछले एक दशक का सबसे डेडली ईयर बन गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के एथनिक डिवीजन्स में जो आज आप एक्टिविज्म देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऑपरेशन और नेग्लेक्ट की वजह से बनी हुई है। फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे प्रोटेस्ट को सॉल्व करने की बजाय ब्रूटल आर्मी एक्शन से दबाने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह कि ये सब तब हो रहा है जब इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तानी राजनीति में इंस्टेबिलिटी और टर्मोइल बढ़ गया है। अब पहले जैसा बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानी मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी पंजाबी एलीट और आम जनता में बहुत कम हो गई है, जिससे आर्मी का डर भी काफ़ी घट गया है। ऐसे ही पॉलिटिकल एलीट भी एक दूसरे से अलग हो गए हैं, जो सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। यानी कि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान ने अपने अलग अलग प्रोविंसेस को एक कॉलोनी की तरह जिस तरीके से यूज किया है, वहाँ लार्ज स्केल पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो पाकिस्तान को एक वर्स्ट सिविल वॉर की सिचुएशन में धकेल सकते हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।